अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद में थाना रोशनवाला की हदूद है और एक मस्जिद के साथ मुल्हिका मदरसा है। शबे बरात है और इबादतों की रात है। गोली चलती है और एक नौजवान ज़ख्मी होकर तड़पने लगता है। अस्पताल जाकर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। क्या हालात थे, क्यों कत्ल हुआ, कत्ल करने वाले कौन थे और पुलिस ने इस पे क्या रिस्पांस दिया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद का इलाका है थाना रोशनवाला। इसके हदूद में एक नवाही गांव में पापड़ फरोश एक बुज़ुर्ग है। उसके दो बेटे हैं और उसकी बेगम यानी उन बच्चों की वालिदा पैरालाइज हैं, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। शबे बरात की रात है, लोग इबादत कर रहे होते हैं और इस बुज़ुर्ग को पता चलता है कि इसके बेटे को किसी ने गोली मार दी है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वही दुखी बाप जिसका बेटा नाहक कत्ल कर दिया जाता है, टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद है। कोशिश करते हैं हालात व वाक़यात जानने की कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक नौजवान को भरी जवानी में अपनी जान से हाथ धोने पड़े। मुद्दई मुकदमा भी हैं और मकतूल के वालिद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की नाम जी तुहाडा? खादम खादम साहब, की बनया तुहाडे पुत्तर नूं, की गल बनी? मेरे भांजा जी अंदर सुता पिया वा। इबादत वाली रात सी उदण? हाँ जी, इबादत वाली रात सी। मैनू किसी ने बच्चे ने जाकर उठाया। सजरे तड़के के राती? एवं 1:30 का टाइम सी। फिर मैं उठ कर उदा ही पैरों नंगे दौड़ पिया। उन्होंने ठा के दसिया कि मुंडे ते गोली लग गई? हाँ जी, गोली लग गई है। फिर मैं नसिया उठों, फिर आके देखिया अगे लम्मा पिया, खून सारा निचड़ गया। फिर अस्पताल ले गए? अस्पताल खड़िया, फिर उन्हें बयान भी दिते अपने। मैं मेरा बिल्ली ने मैनू मारिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ? नहीं जी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ? कभी आ जाते कभी अपने घर चल जाते। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? कुछ ये वेला घर रहिंदा सी, रिवालां वास्ते छड्डिया होया सी। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਸ? हाँ जी, ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ? हाँ जी, दोनों बेटे आ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੜ ਛਾਪੜ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? पापड़ वेच के गुजारा करीदा सी। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, हाँ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ जी, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੂ ਘਰ ਦਾ? घर दा जी हुण घर बैठे दा मेरे किसी ने दे नहीं देना। घर बैठे किसी ने दे नहीं मैनू देने। एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, तीसरे कहना काम ही ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, सजा होनी चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, नाज़रीन इकराम, एक बूढ़ा दुखी बाप अपने दुखों की दास्तान सिर्फ इस हद तक सुना सकता है कि उसे अचानक रात में सोए हुए पता चलता है कि उसके जवान बेटे को किसी ने गोली मार दी है और फिर खून से लथपथ बेटे को अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दुनिया से जाता हुआ देखते हैं। इससे बड़ा दुख नाज़रीन इकराम इस घर पे, इस ख़ानदान पे ये है कि इनकी 2 बेटे हैं और इनकी जो वाइफ हैं वो पैरालाइज हैं, वो चल फिर नहीं सकती, वो ज़हनी तौर पे भी मफलूज हैं और जिस्मानी तौर पर भी। और ये जो नौजवान जो कत्ल हुआ, ये घर पे रह के अपनी वालिदा को संभालता था, उन्हें लुक आफ्टर करता था। दूसरा बेटा जो उससे बड़ा है वो हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करते हैं उससे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम भाई, की नाम है? मेरा नाम बाबर अली। बाबर, तू ਵੱਡਾ है? जी, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? मैं ये फ्लैक्सां बोर्डां ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਸ਼ਿੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟੰਗੀ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ। ਸਖਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ ਕਬਰਸਤਾਨੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫੈਰ ਲੱਗਾ। ਫੈਰ ਵੀ ਲੱਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਗਾਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਮਸੀਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਲਾਤ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋਈਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆ ਟੂੰ ਟਰਨੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਟੂਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੀਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਬਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, IG ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੇ ਜਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ? ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਹਕੂਮਤ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਖਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਘਰ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਉਹ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ? ਹੁਣ ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ नाज़रीन, घर में 2 भाई हैं, दोनों नौजवान हैं और वालिदैन की खिदमत करने वाले भी सिर्फ ये 2 हैं, और घर पे झाड़ू पोछा कपड़े धोने खाना पकाना ये इससे छोटे भाई की ज़िम्मेदारी है जो अब इस दुनिया से चला गया है। घर में एक क़यामत का समा है, बूढ़ा बाप है जिसकी कमर पहले ही जो है वो गुर्बत के बायस झुकी हुई है, बीमारी घर में डेरे डाले हुए है, और ये अरबाब इख्तियार से आंखों में आंसू लिए सवाल करते हैं कि आखिर इंसाफ के तकाज़े कब पूरे होंगे? मुल्ज़िमान गिरफ़्तार तो हो चुके हैं, लेकिन कैफ़रे किरदार तक कब पहुँचेंगे, ये सवालिया निशान है। कुछ अहले इलाका, कुछ दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, कत्ल होने वाले बच्चे के बारे में उनसे जानते हैं कि आखिर कैसा था, क्या रूटीन थी उसकी, और किस जुर्म की पादाश में उसे कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, की नाम जी ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਜੀ। इमरान भाई, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਆ ਲਿਆ ਦੇ ਆ ਲਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸਮੁਖ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਲਿਆ ਦੇ ਆ ਲਿਆ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਪੜ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 200-400 ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਘਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ।
ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਹਿਲਾਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹਿਲਦਾ, ਨਾ ਪੈਰ ਹਿਲਦਾ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐ ਖਵਾਉਣੀ ਪਿਆਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਸਮਝੋ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਥੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕਣਾ ਥੱਲਣਾ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। नाज़रीन इकराम, हालातों वाक़यात आपने सुने और शायद पत्थर का कलेजा भी जो है वो पानी हो जाए ये हालात सुन के कि एक घर है, एक घर में बूढ़े वालिदैन हैं, 2 बच्चे हैं और वो बच्चा जो वालिदा को, पैरालाइज वालिदा को, जो हिल जुल नहीं सकती, जो बात नहीं कर सकती, जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे मौजूर हैं, उन्हें संभालता है। घर की सफाई सुथराई, कपड़े धोने से खाना पकाने तक तमाम काम वही बच्चा करता है और वो बच्चा अपने दोस्तों के हमरा इबादत की रात मस्जिद में जाता है। वहाँ दोस्तों में कोई तल्ख कलामी या झगड़ा होता है और उसके नतीजे में उसे कत्ल कर दिया जाता है। मुल्ज़िमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनके खिलाफ केस भी तैयार है, उन्हें शायद सज़ा भी मिल जाए, लेकिन इस घर का जो चिराग बुझ गया उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना रोशन वाला के अंदर, जहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ऐसी रात जिसे इबादत से एसोसिएट किया जाता है, शब बरात को थाना रोशन वाला की हदूद में मस्जिद में गए हुए दोस्तों के हाथों ही दोस्त कत्ल हो जाता है। क्या हुआ था, मुहर्रिकात क्या थे, कातिल कहां से गिरफ्तार हुए, जानते हैं। टीम मुजरिम कौन मौजूद है SHO थाना रोशन वाला इंस्पेक्टर राय शाहिद के साथ और उनसे तफसीलात जानते हैं कि रिपोर्ट कैसे हुआ, पुलिस का इस पर रिस्पॉन्स क्या था, जो कातिल हैं वो कहाँ से गिरफ़्तार हुए और फिर क्या प्रोसीडिंग्स आगे चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा था और किस तरह से रिपोर्ट हुआ पुलिस को? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मोरखा 4/2/2026 को रात 3 बजे का वक़ूआ है। बजरिया 15 कॉल हमें इतला मसूल होती है कि मेरे बेटे को किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है और उसे फायर मारा है। इस पर टीम तश्कील देते हुए मौका पे पहुंचते हैं। बाजरिया रेस्क्यू 1122 मजरूब की चूँकि जान बचाना सबसे अहम हमारी ज़िम्मेदारी है, उसे अस्पताल रवाना किया जाता है और इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत FIR का अंदराज किया जाता है। अच्छा, इब्तदा में जब ये रिपोर्ट होती है तो इब्तदा में ये फिर वो जिसे हम 324 कहते हैं इक़दाम कत्ल, ये उन दफ़ात के तहत जो है FIR का अंदराज किया जाता है जी। 324 इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत FIR का अंदराज किया जाता है। अच्छा, ये जब शाहिद भाई नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारी पुलिस की कि कोई 15 पे जब कॉल आती है तो ऑब्वियसली हमारी पुलिस का रिस्पांस जो है वो क्विक होता है, लेकिन जहाँ पे ये इंजरी होती है, बजरिया बुलेट इंजरी होती है या खुदा न खास्ता कोई मर्डर की होती है कॉल, तो फिर उसमें फिर बुलेट स्पीड ही रिक्वायर्ड होती है पुलिस की और आपकी टीम ने वो बुलेट रिस्पॉन्स ही दिया। जी बिल्कुल, विद इन नो टाइम। एक तो ये वक़ूआ भी थाना से इतना ज़्यादा दूर नहीं था, 3 से 4 किलोमीटर दूर था और मैं और मेरी टीम विद इन नो टाइम तकरीबन 7 से 8 मिनट में हम मौके पे पहुंचे हैं। तो मजरूब उस वक्त उसकी हालत ठीक थी और हमने फौरी रेस्क्यू 1122 को बुलाया और साथ में PFSA की टीम को बुलाया और वक़ूआ के जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए हैं और मजरूब को हमने फौरी अस्पताल रवाना किया। ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल होती है कि आप एक क्राइम रिपोर्ट हुआ, क्राइम सेकेंडरी चला जाता है, सबसे प्राइमरी फिर ये होती है कि अगर एक इंसान है और वो बजरिया बुलेट उसको वो इंजरी है उसको, तो सबसे पहले प्राइमरी मकसद फिर ये होता है कि किसी तरीके से भी इसकी जान बच जाए। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने जो भी स्टार्ट में कर सकते थे वो हमने किया था, चूँकि उसकी जो ब्लीडिंग थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी मौके पर, तो मौके पे फर्स्ट एड दी गई थी और उसके बाद अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया था और उसके बाद जो पुलिस टीम्स हैं जो उनकी आगे की कार्रवाई थी वो हम उसमें मसरूफ़ हो गए। ये बताइएगा शाहिद भाई कि ये वाक़या जो है ये मस्जिद के अहाते में या मस्जिद के करीब कहीं पेश आया, ये वो रात थी कि जिसमें लोग जागते हैं, इबादत करते हैं, इबादत की रात, इसे वो बरकतों वाली रात कहा जाता है और लोग अपने गुनाह बख्शवाते हैं, और इस रात में इस तरह का ये आपने ज़ाहिर है इंटरोगेट किया होगा, वजह अनात क्या थी, क्या इनकी कोई दुश्मनी थी या ये आपस में दोस्त ही थे? जी ये असल में शब रात की रात थी। ये 7 दोस्त थे जो उधर के ही रहने वाले थे, 233 चक के। ये घर से रात को निकले तकरीबन 7 बजे, ये इकट्ठे हुए हैं उधर ही और उसके बाद इन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी है और उसके बाद ये निकल गए। ये घूमते फिरते रहे उधर ही कॉलोनी में, उसके बाद ये खाना खाने चले गए इधर बाईपास साइड पर
اور یہ رات کو تقریباً 1 سے 2 بجے یہ واپس آئے اور پھر مسجد کے ملکہ ایک مدرسہ ہے جدھر کمرے وغیرہ بنے ہوئے تھے، ادھر ہی یہ ایک کمرے میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ موبائل پہ نا ٹک ٹاک وغیرہ یوز کر رہے تھے. اس دوران ہی ان کی کسی بات پہ طلق کلامی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ آگے کا جو وقوع ہوا ہے جس میں رحمان عرب بلی ایک لڑکا ہے جس نے فائر مارا ہے اور اس میں جو طیب نامی بچہ ہے جس کی عمر 15 سے 16 سال ہے وہ مضروب ہوا ہے. یہ شاہد بھائی یہ پرانی روایت ہے. ہم کوئی 2 ڈیکڈز پیچھے چلے جائیں، 3 ڈیکڈز پیچھے چلے جائیں، ہمارے بچپن میں بھی یہ جو خاص طور پہ جو اسپیشل راتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، ہم بھی گھروں سے نکلتے تھے، بتا کے نکلتے تھے پیرنٹس کو کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، عبادت کرنی ہے. لیکن تب شرارتیں، تب لڑائیاں جھگڑے اور طرح کے ہوا کرتے تھے. تب میکسیمم شرارت یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی ہمسائے کی کنڈی نوک کر کے بھاگ گئے ہیں، کسی کی بیل دے کے بھاگ گئے ہیں. زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں بچوں کی شرارتیں یہ ہوا کرتی تھی. یہ بھی بچے ہی ہیں، نوجوان ہیں، ابھی ان کی بھی کھیلنے کی عمر ہے اور اس عمر میں ان کا آتشی اسلحے سے لیس ہو کر اس طرح سے جانا اور پھر مسجد میں جا کے جیسے آپ نے بتایا کہ موبائلز کا یوز کرنا، تو کیا یہ ہماری معاشرتی بے راہ روی کی بہت بڑی مثال نہیں؟ جی، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 7 دوست تھے ان کی عمریں تھی 14 سے 17 سال، ساروں کی عمریں تھیں. اس میں ایک جو چیز ہمیں دیکھنے والی ہے کہ والدین کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے بچے لیٹ نائٹ تک گھر سے باہر ہیں. اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو عشاء کے بعد گھر آ جانا چاہیے تھا. تو گھر والوں نے بھی، ان کے جو والدین ہیں انہیں یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی کہ لیٹ نائٹ تک تمام وہ بچے گھر سے باہر ہیں. اور پھر ایک بچے کے پاس پسٹل بھی ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جانا چاہیے تھا کہ ان بچوں کی کمپنی کیا ہے، یہ کن لوگوں کے بیچ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. اور اگر یہ ذمہ داریاں ادا کی جاتی تو شاید اس قسم کا جو دل خراش وقوع ہوا یہ آج نہ ہوتا. شاید بھائی یہ واقعہ ہو گیا، ظاہر ہے پولیس کی ساری توجہ اس وقت ڈائیورٹ ہوئی اس کے علاج معالجے، اسے اسپتال شفٹ کرنے میں. تو کیا ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھے یا پھر موقع سے ہی ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا؟ جی، جب ہم موقع پہ پہنچے ہیں نا تو وہاں پہ یہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھے. ایک تو رات کا وقوع تھا، رات 3 بجے پچھلی رات کا وقوع تھا، تو یہ موقع سے فرار ہو گئے تھے. اس کے بعد اگلی صبح 9 بجے ہمیں کال موصول ہوتی ہے کہ طیب جو مضروب ہوا تھا فائر کے تھرو، اس کی ہاسپٹل میں بلیڈنگ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے. تو جس کے بعد ہم پھر دوبارہ سی پی او صاحب ان کی سپرویژن میں اور ایس پی صاحب نے اسپیشل ٹیم تخلیق کی تھی جس میں میں اس کو لیڈ کر رہا تھا اور میرے ساتھ تھانہ کے دیگر انچارج INV اور دیگر جو اپر سبارڈینیٹ تھے اور کانسٹیبل تھے. ہم نے اسپیشل ٹیم تشکیل دی. اس میں ہم نے پھر آگے جو ہیومن ریسورس ہے اور ٹیکنیکل ذرائع ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ملزمان کے خلاف ریڈ کیے. لیکن یہ ایک سے زیادہ چونکہ ملزمان تھے اور ان کے آگے ادھر ریلیٹیو تھے تو وہ اپنی جو گھر ہے ادھر سے آگے چلے گئے تھے اور وہ مختلف 2 سے 3 جگہوں پہ رہ رہے تھے. تو پھر ہم نے جو اس میں CDR وغیرہ ان کے نمبر حاصل کیے اور آگے سے جو ہم نے کچھ ہمارے مخبت تھے ان کے تھرو ہم نے پھر انہیں بعد میں مختلف جگہوں سے گرفتار. مطلب ان کو پکڑنے کے لیے ریڈز کرنے پڑے، محنت کرنا پڑی پولیس کو، اور جتنے بھی دستیاب وسائل تھے، چاہے وہ ٹیکنیکل وسائل ہوں، چاہے آن گراؤنڈ آپ کی انٹیلیجنس ہو، وہ ساری آپ کو یوٹیلائز کر کے کتنا ٹائم لگا بچے کی ڈیتھ سے لے کر آخری ملزم کی گرفتاری تک؟ ٹائم سپین اگر کہیں تو کتنا ہے؟ جی، اس میں ہم نے اس کے بعد جب یہ وقوع ہوا ہے اور سیڈلی ہمیں پتہ چلا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو ہم نے، چونکہ پہلے بھی ہم اس پہ کام کر رہے تھے لیکن اس کے بعد تو ہم نے کہہ لیں اس کی ہماری مین پریورٹی تھی کہ جن لوگوں نے یہ وقوع کیا ان کو فوری گرفتار کیا جائے. 302 کے موسٹلی جو واقعات ہوتے ہیں اس میں جو پہلے 24 آورز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ملزمان، یہ سب سے بڑا ہینس قسم کا کرائم ہے، ملزمان ترک سکونت کر جاتے ہیں اور زیادہ تر دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے جو ٹیمیں تھیں، ہم 3 سے 4 ملٹیپل ٹیم تھی جو مختلف جگہوں پہ ریڈ وغیرہ کر رہی تھیں اور ساتھ میں ہم نے جو ہماری CDU برانچ ہے اس کی اسسٹنس ہمارے ساتھ شامل تھی. تو ودن 24 آورز ہی ہم نے تمام ملزمان کو اس میں گرفتار کر لیا.
तमाम इसमें जो मुलजिमान और शरीक मुलजिमान थे वो पुलिस की हिरासत में है। वेपन जो यूज़ किया गया वो रिकवर हो गया है या अभी रिकवर होना बाकी है शायद भाई? जी, जब हमने रहमान उर्फ बिल्ली जो मरकज़ी मुलज़म है जिसने फायर मारा है उसे गिरफ़्तार किया तो उसने दौरान इंटेरोगेशन जब हमने उससे पूछा था कि जो आपके पास वेपन है जिसे आपने फायर मारा है ये आपने कहाँ से लिया, तो स्टार्ट में तो वो हमें कोई सीधी बात नहीं बता रहा था, लेकिन बाद में जब हमने उसको अच्छी तरह से उससे मुख्तलिफ क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो ये बात हमारे सामने आई कि इसका एक दोस्त है हारून जिसके पास ये पहले काम भी करता रहा, तो इसने जो वेपन ऑफ ऑफेंस है ये उससे इसने जो पिस्टल है वो लिया था। उसके बाद फिर हमने मुद्दई के बयान पे उसे नामजद किया था मुकदमे में और फिर उसके ख़िलाफ़ भी हमने स्पेशल टीमें तख्लीक की और फिर उसके ख़िलाफ़ हमने रेड किया और उसे भी इस केस में गिरफ़्तार किया और आगे इंशाल्लाह उसे भी इस मुकदमा में चलान किया जाएगा। शाहिद भाई, ये हमारी नौजवान नस्ल के हाथों में वेपन थमाता कौन है? क्या फैसलाबाद पुलिस जो है वो बाकायदा इसको बैक ट्रैक करती है कि जी इसका जो सोर्स है वहाँ तक ये इस एक नौजवान ने अपने दोस्त को दिया, ये हमारे शहर में आता कहाँ से है? क्या इतनी आसान एक्सेस है वेपन्स तक, इलीगल आर्म्स तक, या दूसरे सूपों से जो स्मगल होके आते हैं, छुपा के आते हैं? क्या पुलिस फिर बाकायदा पीछे रूट तक जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि हमारे मुआशरे में, हमारे नौजवानों की रगों में ये जहर, ये इनके हाथों में ये वेपन्स, ये पिस्टल्स कौन पकड़ा रहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से इस केस में भी और इससे हट के भी पुलिस हमेशा इसमें ट्रैक बैक करती है और इसमें बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जिसके थ्रू वेपन जो है वो इन के हाथ आ सकता है। इसमें भी हम इसमें बैक ट्रैक कर रहे हैं और इसमें जो इसकी जड़ है जिधर से ये वेपन आया उस तय तक हम पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह पहुंचेंगे। शाहिद भाई, नौजवान हैं, अभी पूरा करियर, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, एक अपनी जान से गया, दूसरे जो हैं वो मुलजिमान बन गए, अब इनका करियर जो है वो ख़राब हो गया। हमारे नौजवान को आज कल के को क्या कहेंगे और ख़ास तौर पे वालिदैन को क्या कहेंगे कि जो पैसे देते हैं, जो वालिदैन अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते, वो फिर किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है? जी, इसमें मैं समझता हूँ बतौर SHO थाना रोशन वाला ये मेरा स्पेशल जो मैसेज है ये वालिदैन के लिए। अब देखें, इस केस में जो तमाम बच्चे हैं उनकी उम्रें थी 14 से 17 साल, एक बच्चा भी 18 साल का नहीं था, उससे कम उनकी उम्रें। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन पर नज़र रखें, ये देखें कि अगर वो घर से बाहर हैं तो किस मकसद के लिए हैं। स्पेशली जो देर गए तक ये घर से बाहर रहते हैं तो ये वालिदैन की एक ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो ये चेक करें कि उनके बच्चे किधर हैं और उसके बाद ये देखना चाहिए कि इन जो बच्चे, इनकी कंपनी क्या है, ये किन लोगों के बीच उठ रहे हैं, किन लोगों। सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चा हमारा उठता बैठता किन बच्चों में है, क्योंकि शायद भाई हमने देखा, टीम मुजरिम कौन ने हमेशा रिपोर्ट किया कि ये उम्र ख़तरनाक है, यहाँ पे बच्चा डी ट्रैक जल्दी हो जाता है, यहाँ से नशे की लत लगती है अक्सर, यहाँ से मनशियात की तरफ बच्चा राग़िब होता है और फिर मनशियात ना पूरी होने पे फिर ये, जैसे आपने बताया कि एक बच्चे के पास वेपन है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डकैतियों की तरफ, राहज़नियों की तरफ चलते हैं। तो वालिदैन अगर अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें वालिदैन की सबसे पहली ज़िम्मेदारी है। बतौर पुलिस का इदारा हम तो अपनी ज़िम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करने की कोशिश करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल करें और उनका देखें कि वो किन लोगों के बीच उठ रहे हैं, किन लोगों के साथ उनका चलना फिरना है। तो अगर ये ज़िम्मेदारियां अदा की जाएँ एहसन तरीके से तो इस किस्म के जो दिलखराश वाक़यात हैं उनसे बचा जा सकता है। शाहिद भाई, ये वाक़या हो गया, इस वाक़े से हट कर हमारी हुकूमत पंजाब, IG पंजाब ख़ास तौर पे, इनका एक विज़न है कि हमने पंजाब को डी वेपनाइज़ करना है। यहाँ पे जितने भी इलीगल आर्म्स हैं, किसी के पास अगर कोई नाजायज़ असलहा रखता है तो वो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि वो ख़ुद अपने मुतलका थाने में जाके अगर सरेंडर कर देते हैं, जमा करवा देते हैं, तो फ़िलहाल जब तक कोई ड्यू डेट नहीं दी जाती उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं अगर थाना रोशन वाला का शहरी हूँ और मैं SHO साहब के पास, अगर कोई मेरे पास इलीगल आर्म है, मैं आकर सरेंडर करता हूँ, तो क्या इंस्पेक्टर शाहिद मुझे श्योरिटी देते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह डील करके उस वेपन को सरेंडर करके एक चिट दे दी जाएगी कि आपका वेपन जो है वो थाने में जमा हो गया?
جی بالکل، اس حوالے سے آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق آر پی او صاحب، سی پی او صاحب اور تمام فیصل آباد کی پولیس، میرا یہ میسج ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی ویپن ہے وہ اپنا ویپن، چونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اگر گھر میں آپ کے پڑا ہے تو بچے اسے چھو سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو میرا آپ لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ کے جو انلیگل ویپن ہے وہ آپ تھانہ میں جمع کرائیں، اور اس حوالے سے ہم تھرو پراپر چینل ڈاکومنٹیشن کے ذریعے یہ اپنے پاس رکھیں گے اور اسے آگے جو متعلقہ فورم ہے ادھر جمع کروائیں گے، اور آپ لوگوں کو اس حوالے سے ہم اسپیشل لیٹر بنا کر دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے فیوچر میں اس حوالے سے جو پریشانی وہ نہ بنے. تھانہ روشن والا میں کس ٹائپ کے کرائم سے زیادہ سامنا رہتا ہے شاہد بھائی؟ یہ کیونکہ یہ مکس سا ہے، اس میں کچھ رورل ایریاز بھی ہیں، کچھ اربن ایریاز بھی لگتے ہوں گے، زیادہ کرائم جو رپورٹ ہوتا ہے روشن والا میں وہ کس ٹائپ کا ہے؟ جی تھانہ روشن والا جو فیصل آباد شہر کے ساتھ ملیکہ ہے، اس میں تھوڑا بہت سٹی ایریا ہے اور زیادہ تر دیہات ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو لوگوں کے بھی لڑائی جھگڑا اور اس کے علاوہ کرائم اگینسٹ پرسن جس میں چوری وغیرہ وہ ہیں زیادہ کرائم، اور اس کے علاوہ چونکہ مین روڈ اس میں بائی پاس روڈ آتا ہے اور مین روڈ آتا ہے، تو بعض اوقات چھوٹے موٹے جو ایکسیڈنٹ کے واقعات ہیں یہ زیادہ تر ہوتا ہے. ہمارے گاؤں دیہات میں ایک کلچر ہے کہ لوگ تھانے کا رخ اس وقت کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، بڑا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، خون خرابہ ہو جاتا ہے. تو کیا بینگ ایس ایچ او تھانہ روشن والا آپ لوگوں کو یہ پیغام بھی دیں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات خراب ہیں، کیونکہ پولیس چینج ہو چکی ہے، کمیونٹی پولیسنگ کی جانب ہماری پنجاب پولیس جا چکی ہے، اور جو مسائل ہیں ان کو بڑھنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے اگر آپ پولیس سے رابطہ کریں، پولیس کو بتائیں. اگر کوئی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جیسے دیوار پہ لڑائی ہو گئی، پانی سے لڑائی ہو گئی، اس نے میرے صحن میں اینٹ پھینک دی، اس طرح کی گاؤں میں لڑائیاں اکثر رپورٹ ہوتی ہیں اور یہ خاندانی دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیا اگر وہ بر وقت پولیس کو اطلاع دیں، پولیس کے پاس آئیں، تو پولیس خوش اسلوبی سے ایک ریکنسیلیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے ان معاملات کو سنتی ہے اور سلجھاتی ہے؟ جی یہ آپ کے جو سٹی 41 ہے اس کے چینل کے توسط سے میں یہ اسپیشل میسیج دینا چاہوں گا، بالخصوص علاقہ تھانہ روشن والا کے جو رہائشی ہیں اور اوورآل جو فیصل آباد کی عوام ہے، اس کے لیے میرا میسیج ہے. ہم فیصل آباد پولیس ہر جمعہ کو جو ایس ایچ اوز ہیں اپنے تھانہ کی مساجد میں وہ کھلی کچہری کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو میرے علاقہ میں گاؤں ہیں ان کے جو نمبرداران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور جو یہ ہمارا میسیج ہے جس میں منشیات کے حوالے سے، انلیگل جو ویپن ہے اس کے حوالے سے، اور جو کائٹ فلائنگ ہے اس کے حوالے سے میرا یہ میسیج ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر اس قسم کا کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو آپ اپنے متعلقہ ایس ایچ او کو اور جو علاقہ تھانہ روشن والا کی عوام ہے وہ میرے نوٹس میں دیں تاکہ اس پہ بر وقت کارروائی کی جا سکے، اور جو منشیات جیسی لعنت ہے اس کو ہمارے علاقہ سے ختم کیا جا سکے. آخر میں بتائیے گا، انفارمیشن دینے والا خود کو محفوظ سمجھے؟ جی بالکل، اس حوالے سے میں آپ کو ایشورنس دلواتا ہوں. اس حوالے سے جو آئی جی صاحب کا ویژن اور آر پی او صاحب، سی پی او صاحب وہ بھی ملٹیپل فورم پہ اس حوالے سے کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے ان کا یہ زیادہ تر فوکس رہا ہے کہ جو عوام اور پولیس کے درمیان جو یہ گیپ ہے اسے ختم کیا جا سکے اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اسے کم کیا جا سکے تاکہ ان فیوچر ہم ہینڈ بائی ہینڈ مل کر جو معاشرے سے جرائم ہیں ان کو ختم کر سکیں. شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں. ناظرین کرام، رائے شاہد ایس ایچ او تھانہ روشن والا ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے شب برات کی رات تقریباً 2:30 بجے کے قریب پولیس کو ایک کال موصول ہوتی ہے کہ مسجد سے ملحقہ جو مدرسہ ہوتا ہے اس کا ایک کمرہ ہوتا ہے جو حجرہ کہہ لیں آپ، اس میں جو 5 سے 7 دوست ہیں ان کے مابین کسی معمولی بات پہ جھگڑا ہوا اور گولی چل گئی. یہ بچوں کے پاس ویپنز کہاں سے آ رہے ہیں لمحہ فکریہ ہے. پولیس اپنا کام کر رہی ہے، پولیس ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں، لیکن والدین کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ 14، 15، 16، 17 سال کے نوجوان بچے ہمارے مستقبل کے معمار، ان کے ہاتھوں میں ویپنز کیسے آتے ہیں اور یہ کن راہوں پہ چلتے ہیں. ایس ایچ او تھانہ روشن والا نے والدین کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کی تربیت صحیح سے کریں تو ایسے سانحات سے بچا جا سکتا ہے.
नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में थाना रोशन वाला के अंदर। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शब्बीर मौजूद हैं, उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जहां एक जवां साला लड़का मस्जिद से मुल्हिका मदरसे में शब-ए बरात को कत्ल कर दिया गया। क्या हुआ था, कैसे पुलिस को रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने इस पे रिस्पांस कैसे दिया, शब्बीर भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा है, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर पुलिस का इस पे रिस्पांस कैसा था? ये हमें शब बरात वाले दिन रात को 15 पे कॉल हुई कि इधर एक फायर लग गया है, लड़के को, बच्चे को फायर लग गया है। हम उधर फर्स्ट रिस्पॉन्ड करते हुए उधर हमारी टीमें सारी चली गई, उसके साथ मैं भी मौजूद था। उधर जाके हमने देखा कि बच्चा ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है, उसको उठा के जल्दी सबसे पहले रिस्पॉन्ड ये किया कि उसकी जान बचाई जाए, उसको हॉस्पिटल ले गए। उधर जाके सारी उसकी फ़र्स्ट एड की गई, लेकिन बाद में मदइयों के पास आ गए, इनके हमने दरख्वास्त वगैरह लेके इनका मुकदमा का अंदराज किया। वो सुबह पता चला कि वो बच्चा एक्सपायर हो गया है। अच्छा, ये शब्बीर भाई, जब इनिशियली इसकी एफआईआर का अंदराज किया गया तो ये दफ़ा 324 थी। दफ़ा 324 हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए बता दीजिए, क्या ये इक़दाम कत्ल की दफ़ा है? जी, ये इक़दाम कत्ल की दफ़ा है, क्योंकि फायर लगा था, उसमें इक़दाम हुआ था कत्ल का, इसलिए हमने पहले इनिशियली वो 324 की एफआईआर में एक होता है कि बाद में फिर ज़िमनी में उसमें जो है वो तरमीम की गई। तो जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये ज़ख्मी है, मजरूब जो है वो अपनी जान से चला गया है, तो क्या फिर उसको अमेंडमेंट करके उसमें फिर 302 ऐड की जाती है? जी, उसमें जुर्म आज़ाद कर दिया जाता है, 302 जुर्म उसमें आज़ाद किया गया। फिर ये नौजवान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दुनिया से चला गया। मुल्ज़िमान ये इतना बड़ा वाक़या करने के बाद, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद, क्या ये आराम से पुलिस के हाथ आ गए या फिर इन्होंने राह फरार इख्तियार की? नहीं, मुल्ज़मान भाग गए थे उधर से, मौका से राह फरार इख्तियार कर गए से। फिर हमने अपनी टीमें तश्कील दे के फिर इनको अपने टेक्निकल वसाइल को बरोकार लाते हुए इनको हमने गिरफ़्तार कर लिया। शब्बीर भाई, ये सारे नौजवान हैं, कोई 16-17 साल के हैं, कोई भी इनमें मैच्योर नहीं है, अडल्ट नहीं है। वेपन जो है ये हमारे नौजवानों के पास कैसे आते हैं? ये इस केस की अगर बात करें तो इसमें भी एक वेपन यूज़ हुआ, पिस्टल यूज़ हुआ। क्या वो लीगल पिस्टल था, इल्लीगल था? और वो पिस्टल जो प्रोवाइड करने वाला था उसका क्या किया पुलिस ने? क्या उसको ट्रैक बैक किया गया, गिरफ्तार किया गया, या अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है? जी, ये जो मुलज़म पिस्टल लेके आया था, किसी और एक अपना दोस्त था उससे लेके आया था, हमने उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जिसने इसको पिस्टल दिया था। हालांकि ये नौजवान नस्ल है, इसको नहीं चाहिए कि ये वेपन का इस्तेमाल करें। ये जो बच्चे हैं इनको कुछ शौक़ से ले आते हैं, कुछ ऐसे इनका कोई माहौल इस तरह के माहौल में बैठ जाते हैं जिसकी वजह से ये वेपन का इस्तेमाल वगैरह करते हैं। कंपनी पे डिपेंड करता है जिस तरह के बच्चों में बच्चे बैठते हैं, और ख़ास तौर पे बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस उस तरह का है जिसमें बदमाशी, बंदूक कल्चर को प्रमोट किया जाता है। हालांकि हमारी पुलिस ने बहुत हद तक काबू पा लिया है ये बंदूक कल्चर पे, डाला कल्चर पे। फैसलाबाद पुलिस ख़ास तौर पे अगर बात करें तो काफ़ी हद तक 90% तक काबू पा चुकी है। हमारे नौजवानों की जहन साजी शब्बीर भाई कौन करेगा? इनको कौन बताएगा कि ये सरासर आग से खेलना है, ये इनके मुस्तकबिल के लिए, इनकी आने वाली नस्लों के लिए, इनके करियर के लिए ये चीज़ें ख़तरनाक हैं? कौन ज़्यादा कसूरवार है? क्या वालिदैन या हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं वो, या फिर सोशल मीडिया? कौन ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है? सबसे अहम किरदार तो वालिदैन का है। पहले तो वालिदैन को चाहिए वो अपने बच्चों को ऐसी सोसाइटी से बचाएं जिस सोसाइटी में ये वेपन वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग, उधर जो बदमाशी वगैरह में जाते हैं, इस तरह के ताल्लुक़ रखते हैं, उससे बचाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे टीचर्स हजरात हैं, उनको चाहिए इस तरह के लेसन दे बच्चों को कि ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। ये लाजमी नहीं है कि अपने लिए ख़तरनाक, दूसरों के लिए भी ख़तरनाक है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उनको भी चाहिए ये चीज़ें रिपोर्ट करें। उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी हमारे स्कॉलर हजरात बैठते हैं, वो भी इसके बारे में बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि ये आया कि ये वेपन इस्तेमाल करना, नहीं करना, क्यों करना, ये हर चीज़ के लिए ख़तरात है, इससे बचना चाहिए। हमारी पुलिस जो है वो भी इसमें एक कलीदी किरदार अदा कर सकती है। क्या पुलिस का कोई ऐसा विंग है, पुलिस का सोशल मीडिया एक्टिव है, वहाँ पे मोटिवेशंस भी दी जाती हैं, वहाँ पे वार्निंग्स भी दी जाती हैं? क्या कोई ऐसी टीम्स हैं शब्बीर भाई जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर नौजवानों को थोड़ा मोटिवेट करें, उन्हें आगाह करें कि इन चीज़ों के ये नुकसानात हो सकते हैं, और एक अच्छा शहरी बनकर, फ़र्जशनास शहरी बनकर जो है वो आप अपना करियर, अपना बेहतर मुस्तकबिल जो है वो उसे अचीव कर सकते हैं? जी सर, ये हमारे
आईजी साहब की तरफ से कुछ टीमें बनी हुई हैं जो एजुकेशन अदारों में जाती हैं, जाके बच्चों को उसके बारे में अवेयरनेस देती हैं। अच्छा, ये अभी बच्चे हैं, नौजवान हैं, कोई भी अडल्ट नहीं है, तो क्या अगर एक मजबूत केस भी तैयार हो जाए तो क्या इन्हें करार वाकई सज़ा हम दिलवा पाएंगे? क्योंकि जो मुतासरा ख़ानदान है वो बहुत कसम पुरसी की हालत में है, गरीब हैं, पापड़ बेचता है वालिद, एक भाई है जो मजदूरी करता है, और ये बच्चा जो कत्ल हुआ ये अपनी वालदा को संभालता था घर पे, वालदा पैरालाइज हैं, माजूर हैं। क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? क्या इन्हें इनके किए की सज़ा दिलवा पाएगी पुलिस? जी बिल्कुल, ये इंशाल्लाह मेरिट पे सारा काम होगा, सारी तफ्तीश मेरिट पे हो रही है। इनको मुलजमान को इंशाल्लाह कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे, इनको करार वाकई सज़ा भी दिलवाएंगे। मैं, आप, हम दोनों बच्चों वाले हैं, बड़े हैं, क्या पैगाम देंगे वालिदैन को? क्या कहेंगे कि वो अपने बच्चों की परवरिश का रुख क्या रखें? अगर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, अगर हम उनको पैसे देते हैं, जेब खर्च देते हैं, तो नज़र वो एक मशहूर है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख से। तो कैसे हम अपने बच्चों की तरबियत करें कि ऐसे मसाइल जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों में आए ही ना? बच्चों की तरबियत में सबसे पहले एजुकेशन है, बच्चों को अच्छे अदारे में वो तालीम दिलवाएँ, अदारों में जाके वो सारी चीज़ें इस तरह उनको हो सकती हैं। और वालिदैन जो है वो बच्चे की जो कंपनी है उस पर कैसे नज़र रख सकते हैं कि किन में उठता बैठता है, किन में जाता है, इसके दोस्त कैसे हैं? क्योंकि ये वो एज है जो ख़तरनाक है, जिसे जो है ना वो डायनामाइट कहा जाता है, कि इसमें अगर खुदा ना खास्ता डी ट्रैक हो गया, नशे पे लग गया, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ये वालिदैन को चाहिए कि अगर बच्चा उनका किसी अदारे में, किसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता है, उसकी वो जाके अपने उनके असातिज़ा से पूछ सकते हैं कि आया कि हमारा बच्चा किस तरह का है, किस तरह के माहौल में बैठता है। फिर अगर फ़र्ज़ करो वो अपने मोहल्ले में है, अपने गांव में है, किसी भी जगह पे है, उसके देखना है इनके दोस्त किस तरह के, इसकी कंपनी किस तरह की है, इस तरह चेक कर सकते हैं। शबीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मोहम्मद शबीर सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे और तफसील बता रहे थे कि कैसे शब बरात जो गुज़र गई, एक कॉल मौसूल होती है कि फ़लाँ मस्जिद के साथ मुल्हिका मदरसा जो है वहाँ पे फायरिंग हुई है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि एक नौजवान जो है वो बजरिया फायर ज़ख्मी हो चुका है। पुलिस का सबसे पहला फ़र्ज़ जो होता है किसी इंसान की जान बचाना है। बजरिया रेस्क्यू 1112 नौजवान को अस्पताल शिफ्ट किया जाता है, कोशिश की जाती है कि उसकी जान बचा ली जाए, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अगले ही दिन सुबह अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। यहाँ पुलिस फोर्स हरकत में आती है और जो कल्प्रेट्स हैं, जो कातिल हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करती है। तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल सोर्सेज हों या ऑन ग्राउंड पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस हो। मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। नाज़रीन किराम, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि हमारे 15, 16, 17 साल के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल आखिर कब तक ऐसे घिनौने फेल सर अंजाम देते रहेंगे? हम इनकी तरबियत का बीड़ा क्यों नहीं उठाते? हम इन्हें राह रास्त पे लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कौन है जो हमारे नौजवानों के हाथ में असला थमा रहा है? हम एक जानिब दावे करते हैं कि हम एक सूबे को डीवेपनाइज करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों पे कड़ी नज़र नहीं रख रहे। अपने बच्चों की सही तरबियत करके हम ऐसे हादसात को सानिहात में बदलने से रोक सकते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, एक जवान साला लड़का अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़े के नतीजे में मस्जिद के अहाते में कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमारे नौजवानों के हाथों में असलहा कौन पकड़ा रहा है? कौन हमारी नस्ल की रगों में ये जहर उंडेल रहा है? फैसला आपका। शुएब अल्ताफ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।